बैक। फिर 7:30 राजेश सुथार के साथ शिक्षण विधियों की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दो शिष्य हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। एक तो है कुलदीप पाटीदार और दूसरे है हितेश जी मीणा। ये रेगुलर हमारी क्लासेस देखते हैं, इनके साथ भी बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन एक कुलदीप जी और हितेश जी मीणा हैं, उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम निरंतर देखते हैं, लाइक ज़रूर करते हैं, ये कभी भूलते नहीं हैं। शिक्षण विधियों की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे अभिक्रमित अनुदेशन की। अभिक्रमित अनुदेशन आपके हर विषय की, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सामाजिक हो, विज्ञान हो, उसमें एक न एक प्रश्न इससे पूछा जाता है। देखिए, शिक्षण विधियाँ किसी विषय से संबंधित नहीं है। जितनी भी शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं वह हर विषय में काम आ रही है। फिर कुछ विशेष शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे हिंदी की कुछ अलग है, संस्कृत की कुछ अलग है, अंग्रेजी की कुछ अलग है, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये ओवरऑल सब विषय में काम आती है, तो इनके प्रति आपको बिल्कुल जागरूक होना ज़रूरी है। बिना बकवास किए आज की क्लास पर पुनः लौटते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग, PL के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? तो यह शिक्षण विधि तो नहीं है, ये पूरी एक शिक्षण प्रक्रिया है। किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की एक तकनीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन यही याद रखनी है कि अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों के सामने किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की एक तकनीक है। इसे संगणक सहाय विधि के नाम से भी जाना जाता है। संगणक सहाय विधि इसे कहा जाता है, और वही संगणक सहाय विधि, इसी का नाम आजकल कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कहा जाता है, CAL कहा जाता है। उसकी भी बात करेंगे हम बाद में। तो इसे संगणक सहाय विधि के नाम से जाना जाता है। इसके इतिहास की बात करें तो यह सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित है। सुकरात ने 2000 साल पहले ही प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया था अपने छात्रों की जिज्ञासाओं को जानने के लिए। तो यह सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित है। लेकिन इसी इतिहास में आगे बढ़े तो इस विधि का सबसे पहले प्रयोग करने का काम किया था, वैसे आविष्कारक तो नहीं कह सकते, लेकिन 1912 में थॉर्नडाइक ने मंदबुद्धि बालकों के लिए इसी प्रकार की एक मशीन बनाई थी जो अभिक्रमित अनुदेशन से मिलती जुलती थी। तो 1912 में पहला प्रयास है वो थॉर्नडाइक ने किया था। 1912 के बाद आते हैं 1920 में। 1920 में सिडनी एल प्रेसी, ये नाम भी आपको याद रखना है, 1920 में सिडनी एल प्रेसी ने अभिक्रमित अनुदेशन को शुरू करने का कार्य किया, लेकिन ये भी अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पाए। फिर बात आती है 1954 में। 50 भी आता है, 54 भी आता है, लेकिन इसकी शुरुआत 50 में हुई थी। 1954 में BF स्किनर और जेम्स ली हॉलैंड। ये सीधा सा प्रश्न है कि अभिक्रमित अनुदेशन को स्टार्ट करने का श्रेय या अभिक्रमित अनुदेशन के आविष्कार करने का श्रेय मूलतः BF स्किनर को है, लेकिन इनके एक सहयोगी भी रहे थे, जेम्स ली हॉलैंड। इनका नाम भी आपको याद रखना है। यह दोनों ही अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। BF स्किनर के बारे में तो आप जानते होंगे। अब अभिक्रमित अनुदेशन है क्या? वीडियो देखते रहें। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई डाउट है तो बिल्कुल आप इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, हम आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो अभिक्रमित अनुदेशन है क्या? अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, हम बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं पर चर्चा नहीं करेंगे, BF स्किनर ने जो कहा उसकी बात करेंगे। यह ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है, अभिक्रमित अनुदेशन ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें सीखने योग्य विषय वस्तु को छात्रों के सामने छोटे छोटे तार्किक पदों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जिसमें सीखने योग्य विषय वस्तु को, पूरी विषय वस्तु है, उसे छोटे छोटे पदों में बांटकर तार्किक रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ताकि छात्र अपनी स्वगति और स्वप्रयत्न द्वारा सीख सके। यहाँ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्वगति और स्वप्रयत्न। अपनी गति के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकते हैं। अर्थात इस विधि में छात्र सीखता भी है और साथ साथ में स्वमूल्यांकन भी करता है। ये भी ध्यान रखें, यह सीखने के साथ साथ स्वमूल्यांकन की भी प्रक्रिया है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। इसमें एक छात्र कार्य करता है, उस कार्य का जो उसको परिणाम मिलता है वही परिणाम है उसके लिए पुनर्बलन का काम करता है, रीइंफोर्समेंट का काम करता है।
तो छात्र का कार्य, उस छात्र के कार्य की जो परिणाम है वह परिणाम है वो अंतोतोगत्वा पुनर्बलन में परिवर्तित होते रहते हैं और यही पुनर्बलन है वह आगे अगले कार्य के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। इसकी भी बात करेंगे अपन। तो यह एक शिक्षण प्रक्रिया है। सॉरी, अब आगे चलते हैं अपन। अभिक्रमित अनुदेशन है वह किस सिद्धांत के आधार पर बना है और किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत है वह B.F. स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है और साथ साथ में पुनर्बलन के सिद्धांत पर भी आधारित है। दोनों एक साथ हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो B.F. स्किनर ने दिया था। वह SR थ्योरी है या RS थ्योरी है, इसका जवाब आप इस कमेंट बॉक्स में देंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन SR है या RS थ्योरी है, ये आपको पता ही होगा, अधिगम के चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। अब अभिक्रमित अनुदेशन है वह जब कार्य करता है तब कौन कौन से सिद्धांतों पर का पालन करता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो अभिक्रमित अनुदेशन है वह 5 सिद्धांतों पर ही कार्य करता है। वैसे तो 6-7 सिद्धांत है लेकिन 5 मूल सिद्धांत है जिस पर यह कार्य करता है, जिसमें सबसे पहला है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत और तार्किक क्रम का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत एक ही है, कहीं दोनों ही सिद्धांत अलग अलग मिलेंगे किसी किताब में, लेकिन दोनों एक ही है। छोटे छोटे पद जो तार्किक क्रम में व्यवस्थित होते हैं उनके द्वारा बालक अध्ययन करता है। तो पहला ही सिद्धांत हो गया छोटे छोटे पदों का सिद्धांत एवं तार्किक क्रम का सिद्धांत। छोटे छोटे पदों के रूप में बालक के सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा आता है जैसे ही बालक इन पदों के द्वारा अध्ययन करता है तो बालक क्रियाशील रहता है, तो दूसरा ही सिद्धांत हो गया क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो पहला छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, दूसरा हो गया क्रियाशीलता का सिद्धांत, तीसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत, उसी क्रियाशीलता में खुद को रीइंफोर्स करेगा तो पुनर्बलन का सिद्धांत भी हो गया। पुनर्बलन के बाद आता है स्वगति का सिद्धांत, अर्थात छात्र अपनी गति के अनुसार सीखेगा। और इसके बाद आता है स्वमूल्यांकन का सिद्धांत, छात्र इसमें मूल्यांकन स्वयं करता रहता है। तो कुल मिला के 5 सिद्धांत, ये पांचों सिद्धांत हैं वह अभिक्रमित अनुदेशन की आधारशिला है जब कार्य किया जाता है। अब अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का या 6 प्रकार का? तो कुछ छात्रों के सवाल अक्सर आते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार का है, किसी में 4 प्रकार का दिया हुआ है, किसी में 5 प्रकार का दिया हुआ है। मेरे हिसाब से जो मनोविज्ञान कहता है, जिसमें आप ऑथेंटिक बुक्स की बात करें तो वहाँ अभिक्रमित अनुदेशन है उसके 6 प्रकार हैं। आपको 6 प्रकार ज़रूर याद रखने हैं। 3 प्रकार तो सब में मिल जाते हैं, थोड़ी कोशिश करें तो 5 प्रकार होते ही हैं। और एक छठा प्रकार जो मैंने तो नहीं खोजा है लेकिन जिसने भी खोजा है बेचारे उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ये 6 प्रकार कौन कौन से, इनको देख ले। सबसे पहला आता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। B.F. स्किनर के द्वारा जो अभिक्रमित अनुदेशन दिया गया था वह रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ही है और यह पहले प्रकार में गिना जाता है। 1954 में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है वह B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसी की कमियों को पूरा करने के लिए एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए नॉर्मन क्राउडर। 1960 में नॉर्मन क्राउडर ने दूसरे प्रकार का अभिक्रमित अनुदेशन दिया जिसे शाखित अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं और इस शाखित को आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। इसका भी ध्यान रखें आप, इसके बारे में अपन डिटेल में इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला हो गया रेखीय, दूसरा हो गया शाखित अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा आता है अवरोही। इसी अवरोही को मैथेटिक्स कहा गया है और ये मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन 1962 में थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा दिया गया। तो 3 तो आपको पता ही है, रेखीय B.F. स्किनर 1954, दूसरा है शाखीय नॉर्मन क्राउडर 1960 में, तीसरा अवरोही या मैथेटिक्स यह दिया गया था 1962 में और थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा दिया गया था। अब 3 अभिक्रमित अनुदेशन की और चर्चा करेंगे जो किस किस के द्वारा दिए गए उसकी भी यहाँ पे व्याख्या करेंगे। अगले नंबर पे आता है स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन, चौथा प्रकार, ये भी आपने पढ़ा होगा। स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन है वो रॉबर्ट मैक क्रेगर के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट मैक
मैकग्रेगर, कहीं क्रेगर भी मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन रॉबर्ट मैकग्रेगर ज़रूर याद रखें, यह उनके द्वारा दिया गया था। अगली चर्चा करें तो वह है कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम लर्निंग, जिसे CAPL के नाम से भी जाना जाता है, और इसको देने का श्रेय था लॉरेंस एस टालूरो। यह BF स्किनर के सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित है। इन्होंने सिर्फ इसको मैकेनाइज्ड कर दिया था, कंप्यूटर के द्वारा छात्रों को पढ़ाने का काम किया था। और अंतिम में आता है अनुकूलनीय अभिक्रमित अनुदेशन, और इस प्रकार का अनुदेशन देने वाले थे गार्डन पास्क, ठीक है, गार्डन पास्क ये नाम जरूर याद रखना है। तो अभिक्रमित अनुदेशन है वो 6 प्रकार के हैं, इसमें छठा प्रकार भी नया है, इसको जरूर याद रखें। गार्डन पास्क का नाम पूछा गया है CTET में एक ही बार ये प्रश्न आया, इसके बाद मैंने भी नहीं देखा इस प्रश्न को। तो 6 प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन है, वो जरूर याद रखें। अब एक एक अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें अपन, तो सबसे पहला आता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया तो हम चर्चा कर चुके हैं, यह 1954 में BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। अब BF स्किनर के द्वारा दिया गया था, इसकी विशेषताओं की बात करें तो छात्र है वो फ्रेम टू फ्रेम सीखता रहता है, पहली फ्रेम, दूसरी फ्रेम, तीसरी फ्रेम, चौथी फ्रेम, फ्रेम टू फ्रेम आगे बढ़ता रहता है। यह उसी प्रकार है जैसे कि आप वीडियो गेम खेलते हैं तो एक लेवल को पार नहीं करेंगे तब तक आप दूसरी लेवल में नहीं जाएंगे, और पहली लेवल को आपने पार कर दी तो वो आपके लिए बहुत खुशी का काम करेगी, और यही आपके लिए पुनर्बलन का भी काम करेगी। तो एज अ वीडियो गेम ही ये रेखिक अभिक्रमित अनुदेशन काम करता है। किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर कुछ फ्रेम्स का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे बालक को लिखित उत्तर देना है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में रिक्त स्थान के रूप में प्रश्न होते हैं, जहाँ बालक को लिखित में उत्तर देना होता है। यह लिखित अभिव्यक्ति का माध्यम है रेखित अभिक्रमित अनुदेशन। अब इसमें 3 चीज़ें काम करती है। एक तो इस अभिक्रमित अनुदेशन में उद्दीपक होता है, उद्दीपक के बाद एक अनुक्रिया होती है, और अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन होता है। इसको भी आप ध्यान से समझें, क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया और अनुक्रिया उद्दीपक यही सिद्धांत आप मनोविज्ञान में पढ़ते रहे हैं। तो यहाँ पे एक उद्दीपक होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, उस उद्दीपक के प्रति छात्र अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करने के बाद ही उसको पुनर्बलन मिलता है। अब इस चीज़ को कैसे समझाया BF स्किनर ने, वो समझें। एक उद्दीपक होता है वह एक स्वतंत्र चर है, पहले भी पढ़ चुके अपन, क्योंकि उद्दीपक है उसी के आधार पर कोई व्यक्ति अनुक्रिया करता है। तो सबसे पहले तो उद्दीपक होता है, यह उद्दीपक है वो किसी न किसी अनुक्रिया को जन्म देता है। और अनुक्रिया क्या होती है तो अनुक्रिया किस प्रकार का चर है, आश्रित चर है जो उद्दीपक पर निर्भर करता है। अब अनुक्रिया क्या होती है उसको समझें। अनुक्रिया है वह नए व्यवहार को जन्म देना, ये जरूर ध्यान रखें। अनुक्रिया क्या है तो नए व्यवहार को जन्म देना। और BF स्किनर ने कहा था कि अनुक्रिया है उसके 3 कार्य हैं, ये 3 कार्य आपको जरूर याद रखने हैं। सबसे पहला ही कार्य है अनुक्रिया का नया ज्ञान प्रदान करना, एक तो ये है। दूसरा है अनुक्रिया का संबंध है वह हमेशा नए व्यवहार से होता है, अर्थात जब भी आप अनुक्रिया करेंगे तो किसी न किसी नए व्यवहार को जन्म देगी ये। और तीसरा है अनुक्रिया की पुष्टि, ये अनुक्रिया आपने ढूंढी, आपने कहा ये सही अनुक्रिया है, तो अनुक्रिया की पुष्टि है वह पुनर्बलन के रूप में कार्य करती है। अब तीसरा पॉइंट आता है पुनर्बलन। तो प्रत्येक अनुक्रिया आपने जो की अगर वह सही पाई गई तो अगले पद के लिए वह पुनर्बलन का काम करेगी। इसको आप ऐसे समझें, पहले फ्रेम को आपने अगर सही कर लिया तो आपकी अनुक्रिया हुई, यही अनुक्रिया सही है आपकी, तो यह अगले पद के लिए उद्दीपक का काम करेगी। अर्थात पहले पद की पहली अनुक्रिया दूसरे पद के लिए दूसरी उद्दीपक बन जाएगी, ये जरूर ध्यान रखें। अर्थात हर अनुक्रिया वो अगले पद के लिए उद्दीपक का कार्य करती है, BF स्किनर ने कहा। अब यहाँ एक पद शब्द आया है, तो BF स्किनर ने 4 प्रकार के पद बताए थे कि आप जब भी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग करते हैं तो 4 प्रकार के पदों का निर्माण करना। ये 4 पद कौन से हैं तो सबसे पहला है प्रस्तावना पद, प्रस्तावना पद। इसके बाद आता है शिक्षण पद जिसके द्वारा बालक शिक्षण करता है। तीसरा आता है अभ्यास पद और चौथा आता है परीक्षण पद। तो ये चारों पद आपको याद रखने BF स्किनर के अनुसार।
अभिक्रमित अनुदेशन में कितने पद होते हैं? तो 4 पद होते हैं, प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद। तो अनुक्रिया की बात कर ली, पुनर्बलन की बात कर ली। अब भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत कब हुई? कहीं कहीं कहा जाता है कि B.F. स्किनर ने भारत में इसको शुरू किया, लेकिन एक 3 दिन की वर्कशॉप थी भारत में 1 दिसंबर 1963 को, और ये वर्कशॉप रखी थी सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। इस 3 दिन की वर्कशॉप 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, इस वर्कशॉप के बाद भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत हुई। तो अगर भारत में पूछा जाए तो 1963 तो सही है कुलदीप जी, लेकिन इसके आगे 1 दिसंबर आपको जोड़ना है। भारत में 1 दिसंबर 1963 को अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत मानी जा सकती है। और इसी से उत्साहित होकर भारत के कुछ शिक्षाविदों ने 1966 में IAPL एक संस्था की स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रोग्राम्ड लर्निंग, IAPL। इस एसोसिएशन की स्थापना 1966 में की गई थी। तो ये हो गया रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा आता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो एक रास्ता बंद है तो आप दूसरे रास्ते को जरूर ट्राई करेंगे, दूसरा भी बंद है तो तीसरे रास्ते पे जाएंगे, एक रास्ता तो सही निकलेगा ही। अर्थात शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है वह थॉमस नॉर्मन क्राउडर द्वारा 1960 में दिया गया था। 1960 में उन्होंने क्या कहा था वो समझे। इस अनुदेशन में बालक गलती करके भी सीखता है, अर्थात आप गलती भी कर रहे तो सीखेंगे। अब इसमें एक सीधी लाइन नहीं रखी उन्होंने पहली फ्रेम बताई, उसके 3 ऑप्शन। अब यहाँ पहले में लिखित में उत्तर देना था, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपको उत्तर देना है, एक विकल्प का चुनाव करना है। अब मान लीजिए कोई प्रश्न प्रस्तुत किया गया, एक प्रश्न प्रस्तुत किया गया, इसके 3 विकल्प दे दिए गए, छात्र ने पहले विकल्प का चुनाव किया, वो गलत निकला, तो गलत क्यों है उसका पता भी उसको तुरंत लग जाएगा। अगर सही विकल्प का चुनाव किया तो वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन गलत विकल्प का चुनाव किया गया तो तीनों विकल्पों पर वह फोकस करेगा। जब तक सही विकल्प का पता नहीं लगाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक बालक को आगे बढ़ने के लिए लाइफ लाइन दी गई, समझ लें कि कहीं न कहीं एक विकल्प में से उसको सही उत्तर मिल जाएगा, तो लाइफ लाइन के माध्यम से बालक आगे बढ़ता है। अब शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्राउडर के द्वारा जो दिया गया था उसमें 3 कार्य बताए गए थे क्राउडर के द्वारा। एक तो होता है प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है निदान और तीसरा होता है उपचार। ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्राउडर के द्वारा 3 कार्य बताए गए थे इसको प्रस्तुत करते समय किसी छात्र के सामने, कि सबसे पहले तो प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए, फिर निदान होता है और फिर क्या होता है, उपचार होता है। इस प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन में बहुविकल्पीय रूप में एक को चुनना होता है और इसमें विद्यार्थी अशुद्धि करने पर भी सीखता है। आप कभी मल्टीपल चॉइस MCQ को हल करते हैं तो एक आदत ज़रूर डाल दें कि जो विकल्प सही है वो तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, लेकिन बाकी 3 विकल्प दिए हैं उनका संबंध किससे है वो पता लगा लें आप, तो आपका अध्ययन है वो 3 गुना हो जाएगा। अर्थात एक प्रश्न से आप 4 प्रश्न याद कर लेंगे, एक प्रश्न में 4 विकल्प, एक सही, बाकी 3 का संबंध भी आप पता लगा ले तो आपका एक प्रश्न में 4 प्रश्न याद हो जाएंगे। तो यही शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। अब देखिए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, उसके भी कुछ गुण हैं कुछ दोष हैं, इसके भी कुछ गुण हैं कुछ दोष है। गुण दोष आप पढ़ लेंगे, लेकिन शाखीय की बात करें तो बहुत जटिल है। रेखीय है वो बहुत सरल है, छोटे छोटे पदों में आप अभ्यास करवा सकते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर शाखीय की बात करें तो शाखीय है वह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है और प्रतिभाशाली बालकों के लिए बहुत अच्छा है। रेखीय प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे पदों में वो तो बहुत जल्दी सीख जाएगा, तो वो तो जल्दी अपना काम खत्म कर लेगा। तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहीं न कहीं बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है, और यह प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अब तीसरे प्रकार का अनुदेशन आता है, वह है अवरोही या मैथेटिक्स। इसके बारे में मैटर बहुत कम ही मिलता है, लेकिन हम चर्चा करेंगे। जितना भी है परीक्षा में इससे संबंधित मैथेटिक्स या अवरोही में जो पूछा जाए, ये 5 लाइनों में से ये आपके सारे प्रश्न आ जाएंगे। बाकी की 3 की हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि कभी पूछे नहीं गए। हाँ, अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग पूछा जाता है, लेकिन अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। मैथेटिक्स या अवरोही क्या होता है तो उसकी बात करें। मैथेटिक्स
यह किसके द्वारा दिया गया, पहले ही चर्चा कर चुके हैं अपन, थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा 1962 में दिया गया था। इसमें पदों के साथ साथ प्रदर्शन पर भी बल दिया जाता है, अर्थात पद तो प्रस्तुत किए जाते हैं लेकिन छात्रों को सिखाने के लिए कुछ प्रदर्शन भी किया जाता है। समस्यात्मक बालकों को ध्यान में रखते हुए ही इसका निर्माण किया गया है। ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवरोही या मैथेटिक्स जो अनुदेशन है, अभिक्रमित अनुदेशन, उसका निर्माण किन बालकों को ध्यान में रखकर किया गया था, समस्यात्मक बालकों को ध्यान में रखकर किया गया था। दूसरा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह अभिक्रमित अनुदेशन है वह केवल गणित शिक्षण में ही काम आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहीं लाइन ये नहीं मिलेगी आपको मैथेटिक्स है, इसका मतलब मैथमेटिक्स नहीं होता, फिर भी इस मैथेटिक्स से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि यह मैथमेटिक्स में ही काम आता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखें। अब ये काम कैसे करता है, तो एक बालक को एक गणित का सवाल दे दिया गया और अध्यापक ने उसका उत्तर भी बता दिया। जैसे कि एक केले का मूल्य है वह 10 रुपये है, तो 5 किलो का मूल्य कितना होगा, अध्यापक ने उधर लिख दिया 50 उत्तर आना चाहिए। अब छात्र क्या करेगा, छात्र के सामने प्रश्न भी है, छात्र के सामने उत्तर भी है। अब छात्र को विधि का उपयोग करना है, छात्र किस विधि का उपयोग करके उत्तर तक पहुंचता है, तो इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों पहले से ही होते हैं। छात्र को एक विधि का चुनाव करके उस उत्तर तक पहुंचना है, यही अवरोही या मैथेटिक्स अनुदेशन की विशेषता है। इसमें सबसे ज़्यादा बल प्रयोगात्मक और दूसरा है क्रियात्मक, सबसे ज़्यादा प्रयोगात्मक और क्रियात्मक प्रश्नों पर ही जोर दिया जाता है। और सबसे अंतिम बात है, यह अनुदेशन है वह सभी स्तर पर उपयोगी है, चाहे निम्न स्तर की बात करें या उच्च स्तर के लिए। तो यह अनुदेशन है, यह सभी प्रकार की जितने भी स्तर हैं उनके लिए उपयोगी है। और इस अनुदेशन का उपयोग है वो उच्च स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, अर्थात हाई लेवल के जो एम्स है या ऑब्जेक्ट्स है उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अवरोही या मैथेटिक्स अनुदेशन का उपयोग करना पड़ेगा। तो अभिक्रमित अनुदेशन में परीक्षा में अक्सर 3 ही पूछे जाते हैं, रेखीय, शाखीय, शाखित भी कह सकते हैं, जिसको आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है, और तीसरा है अवरोही या मैथेटिक्स। इनके प्रवर्तक कौन है, बाकी के 3 हैं, उनके प्रवर्तक से ही आपका काम चल जाएगा। तो आज की क्लास समाप्त हुई। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। वही 7:30 राजेश सुथार के साथ, ठीक है ना, जितने भी 7:30 बजेंगे अल्टरनेट, एक दिन छोड़कर एक दिन हम आपको इसी प्रकार से निर्देशित करते रहेंगे। बाकी तो आप में ज्ञान का भंडार अथाह है, आपने इस कमेंट बॉक्स में आधे उत्तर तो दे दिए हैं। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।